देखो लास्ट क्लास में हम लोग पैरामीटर्स ऑफ वेव के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सब के बारे में जाने थे और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस बताए थे इन पैरामीटर्स के बीच। दो तीन जो इंपॉर्टेंट रिलेशन था वो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच रिलेशन। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? टी इक्वल टू 1 बाय एफ। और स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू क्या लेना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक और आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे चलेंगे। तो क्वेश्चन लिख लो पहले। चलिए अब इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड, क्वेश्चन में दिया 2 × 10⁻⁻10 सेकंड टाइम पीरियड दिया। निकालना है क्या क्या? लैम्डा, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर निकालना है। तो तीनों का तीनों बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। यदि टाइम पीरियड दिया हुआ है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 1 बाय एफ। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? 1 बाय टी, और 1 बाय टी, टी का वैल्यू है 2 × 10⁻10। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया? -10 को ऊपर ले चले जाते हैं, +10 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? यदि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो 5 × 10 का पावर 10 था, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों? 0.5 को 5/10 लिखेंगे ना, तो 5/10 लिखेंगे तो ये जो 10 आएगा वो इससे कट के 9 बचेगा। क्यों? इसको हर्ट्ज बोल सकते हैं या सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत इजी था। सेकंड मतलब सेकंड हमें क्या निकालना? लैम्डा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकल गया तो लैम्डा और वेव नंबर तो यूं ही निकल जाएगा। क्या फार्मूला लगाएंगे? एफ इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? सी बाय एफ। सी का वैल्यू कितना? 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना? 5 × 10⁹। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? 3/5 का है तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 6 × 10 का पावर कितना आएगा? -1 आएगा ना। मान लो हम इसको लैम्डा को 6 × 10 का पावर कितना लिख सकते हैं? बताओ कितना लिख सकते हैं? 6 × 10 का पावर, तो यहाँ पे 0.6 × 10 का पावर -1 है। पॉइंट हटाएंगे तो 6/10, -1 था तो कितना हो जाएगा? यूनिट क्या आएगा ये बता दो? मीटर है, क्योंकि हमने सब कुछ SI यूनिट में रखा है। सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड SI यूनिट में। फ्रीक्वेंसी को हमने हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स, वो भी SI यूनिट में है। तो लैम्डा भी जो आएगा वो SI यूनिट में आएगा, मीटर में आएगा। इसको 0.06 मीटर भी बोला जा सकता है। ये आ रहा है नीचे का, दिख रहा है ना कैमरे में? ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट क्या हमें बताना था? वेव नंबर। वेव नंबर को क्या से डिनोट करते हैं? न्यू बार से डिनोट करते हैं, और न्यू बार इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर को तो डिफाइन ही किया गया था रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय 0.06 तो 100/6 हो गया। कितना आ गया आंसर? 6 × 1 = 6, 4 × 40, 6 × 36। इसका यूनिट क्या होगा बताओगे तुम लोग? यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यू बार जो वेव नंबर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अरे यार यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 1 बाय लैम्डा। लैम्डा की यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 बाय मीटर, तो यूनिट क्या बना? मीटर इनवर्स। 1 बाय मीटर को मीटर इनवर्स लिख सकते हैं ना। दैट्स इट, समझे? तो बस अब बस सिंपल सा फार्मूला पे आपको पुट करके आंसर बताना था। तो अभी तो हम लोग सिंपली सीख गया भाई किस तरह से फार्मूला को अप्लाई करना है, तो बहुत ही बेसिक्स है। आगे चलकर इसका यूज़ होगा, ठीक है? अभी बस हम आपको बेसिक सिखाएं कि यार किस तरह से फार्मूला लगाते हैं, किस तरह से एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया तो लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लो पहले। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है?
तो देखो यार, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी हम लोग देखे थे एग्जांपल, जैसे 2-4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है, गामा रेज, एक्स रेज, ये सभी, ठीक है ना। एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, विजिबल रेज जो हमारे तक लाइट आ रही है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो जब इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर दे, एक ऑर्डर का मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्यों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या देखे हम, सी बाय लैम्डा। तो यहां से देख सकते हैं यदि फ्रीक्वेंसी कहीं बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है ये दोनों टर्म, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर देते हैं। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यदि हम फ्रीक्वेंसी का टर्म में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग इस ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो हमें जो एक पैटर्न मिलेगा उसी पैटर्न को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखो यार, गामा रेज आती है, गामा रेज, गामा रेज के बाद ये मैं पहले वेवलेंथ के टर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। आगे मैं सभी का वैल्यू भी लिखूंगा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड पूरा लिख देते हैं, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और देन रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यह मेनली जो है ना, यही सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखने चाहिए। ऑर्डर देखो यार क्या है, जी एक्स यू बी, एक्स यू बी, आई एम राउडी, ठीक है ना। याद करेंगे जैसे भी याद रखो, जी एक्स यू बी कार से याद कर सकते हैं, एस यू बी कार होता है, एक्स यू बी कार, आई एम राउडी, ठीक है। तो जी फॉर गामा रेज, एक्स फॉर एक्स रेज, यू फॉर अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, और ये इस ऑर्डर में यदि हम चलेंगे तो ये क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। मतलब कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेडियो वेव्स का, और वेवलेंथ सबसे कम किसका है, गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होगा, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रखना है। जिसमें से विजिबल रेज, देखो विजिबल रेज की एक और तो अल्ट्रा वायलेट रेज है और दूसरी ओर इंफ्रारेड है। मतलब विजिबल रेज का वेवलेंथ जो है अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा होता है लेकिन इंफ्रारेड से कम होता है, ठीक है। और अभी मैं पहले ये ऑर्डर लिख लो, उसके बाद मैं एक चार्ट बना देता हूँ, सभी का वेवलेंथ किसके बीच में होगा वो आपको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये नोट करो। तो देखो यार, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है, इधर वेवलेंथ है और वेवलेंथ किस यूनिट में रखा गया है, सेंटीमीटर में, और इधर डिफरेंट रेज है, देख ही सकते हो, जी एक्स यू बी आई एम राउडी। गामा रेज वेवलेंथ 10-9 सेंटीमीटर से कम, यदि इतने से कम है तो वह गामा रेज में आ जाएगा। यदि -9 से -7 के बीच है तो वह एक्स रेज होगा। यदि वेवलेंथ -7 से 4 × 10⁻⁵ है तो अल्ट्रा वायलेट रेज। यदि 4 × 10⁻⁵ से 7 × 10⁻⁵ रहा तो विजिबल रेज। इंफ्रारेड के लिए 7 × 10⁻⁵ से 10⁻⁻2 तो इंफ्रारेड। माइक्रोवेव के लिए 7 × 10⁻⁵ से 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव के लिए -2 से 10, रेडियो के लिए 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये हो गया वेवलेंथ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। जिसमें से यार विजिबल रेज जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इस सेंटीमीटर को
नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तुम लोग बताओगे मुझे। ये सेंटीमीटर है, मुझे नैनोमीटर में इसका वैल्यू चाहिए। कितना नैनोमीटर का इक्वल हो जाएगा? 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है? हाँ, 10⁻⁹ कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी से यार, कन्वर्ट करके बताओ तो। तुम लोग को ऑलरेडी हम बेसिक्स लेक्चर में बताए हैं, जल्दी से बताओ। चलो यार देखो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसे। 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम क्या बताए थे? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने किसमें? मीटर में। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ जल्दी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? -2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटी तो ही जस्ट हटाना है, बताया था नहीं यार हम अपना तरीका। सेंटीमीटर में सेंटी हटाएंगे मीटर बच जाएगा, लेकिन सेंटी हटाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ गया। अब इस मीटर को नैनोमीटर में ले जाना है, तो यदि हमारे पास नैनोमीटर है उसको मीटर में ले जाना होता था तो क्या करते थे? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई। यदि नैनोमीटर है उसको मीटर में ले जाना होता तो -9 मीटर। लेकिन अब मीटर से नैनोमीटर से आना है, राइट से लेफ्ट आना है तो क्या कर देंगे? 10⁻⁹ मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे भी ये क्वांटिटी मीटर में है ना, जब नैनोमीटर में आएगा तो बड़ा वैल्यू मिलकर आएगा। मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बड़ा वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो ना। नैनोमीटर बहुत छोटा यूनिट है, मीटर बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोग मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो चुका? -7 ना। और इसको कितना से और मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई। ये मीटर किस में कन्वर्ट हो गया? नैनोमीटर। तो इस तरह से ये 4 × कितना बच गया? 10⁻², दैट इज 400 नैनोमीटर। तो मतलब ये कि जो विजिबल रेज है इसका यदि मैं देखूं नैनोमीटर में कहां से कहां तक का रेंज होगा? 400 नैनोमीटर से कहां तक? 7 × 10⁻⁵ को कितना नैनोमीटर लिखा जा सकता है? 700 नैनोमीटर। मतलब ये कि जो विजिबल रेज होता है, विजिबल रेज का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो ये याद रखना है, 400 नैनोमीटर से, ये खासकर याद होना चाहिए, ठीक है। याद रखना ये रेंज। अब देखो यार नेक्स्ट जो है हम लोग लाइट के बारे में बताए थे ना। अच्छा, लाइट वेव है या पार्टिकल है? लाइट क्या? वेव है। आप लोग सभी लोग वेव बोल रहे हो, लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो ये कंफर्म करेगा कि लाइट जो है वो वेव नहीं पार्टिकल है। ऐसा हम नहीं बोले हैं कि यार लाइट वेव नहीं है, वेव तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स देखे गए जो ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो अब ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, और ये किस साइंटिस्ट ने बताया कि यार लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है? तो यार प्लैंक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, प्लैंक्स, ठीक है। वो प्लैंक्स नाम का साइंटिस्ट ने बताया था कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले यार हम लोग हेडिंग डालेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी क्या होता है? क्वांटम का मतलब क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्वांटम, फोटोन, फोटोन के बारे में तुम लोग सुने होंगे ना? फोटोन नहीं सुने होंगे शायद, PHOTON, फोटोन। तो फोटोन क्वांटम क्या होता है? क्वांटम जस्ट मैं समझा देता हूं। क्वांटम क्या होता है? लाइट का जो पार्टिकल होता है। अभी मैंने तुम लोग क्या बोला? लाइट तुम लोग बोले वेव है, मैंने क्या बोला? लाइट वेव तो है, लेकिन साथ ही साथ पार्टिकल भी है। तो लाइट के पार्टिकल का नाम होता है क्वांटम। लाइट के पार्टिकल का ही नाम क्या होता है? क्वांटम। यानी लाइट के पार्टिकल को हम लोग क्वांटम नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उसी क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसके लिए लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमें यहाँ पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद कम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो ये कंफर्म करता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो पहले आप लोग ये हेडिंग डालो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके बारे में पहले लिख लो कुछ। देखो यार
क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अब स्टार्टिंग में देखो यार, साइंटिस्ट मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने जो लाइट का वेव नेचर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, लाइट के जो वेव नेचर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफ्रैक्शन। अब ये क्या होता है ये सब अभी तुम्हें पता नहीं है और मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आपको 12th में मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो ये बात को प्रूव करता है कि लाइट में वेव नेचर होता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो लाइट में ये बात को प्रूव करता है कि उसमें पार्टिकल नेचर प्रेजेंट है। तो पार्टिकल नेचर वाला एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा था, तो यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ दिख रहा है। ये 4 एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है ये चीज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे। यानी ये सारे एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये प्रूफ होता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। तो अब लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक, ठीक है ना, प्लैंक नाम का साइंटिस्ट आया 1901 में, अपना एक थ्योरी दिया जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का नाम दिया गया। और उस थ्योरी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाँ, फर्स्ट पॉइंट है एनी रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी नॉट कॉन्टिन्यूअसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एनी रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum or photon। अब यहाँ पे हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। हमें तो ऐसे ही लगता है ना, मान ले लाइट यहाँ से यहाँ तक हमारे तक आ रही है, लाइट यदि वहां से यहाँ तक आ रही है तो क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, पहले ये चीज को तुम लोग समझ लो यार। मान ले हमने ऊपर से पानी गिराया, मान ले हाइट से पानी आ रहा है, ठीक है ना, या वाटरफॉल है, वाटरफॉल से नीचे पानी आ रहा है, तो तुम लोग मुझे बताओ वो कंटिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस है। कहीं ब्रेक तुम्हें दिखता है क्या कि भाई रुक कर आ रहा है, ऐसा है क्या? लेकिन वही मैं मान लो ऊपर से हाइट से पत्थर फेंको एक करके, तो पत्थर जो आएगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है या डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है? डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है। मतलब यदि तुम्हें ब्रेक दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ब्रेक ना दिखे तो कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं मान ले सुबह सुबह पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो पाइप से, तो पानी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाता है या डिसकॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जाता है। ठीक है, मान ले यार हम बुलेट्स गन से फायरिंग कर रहे हैं, तो फायरिंग करेंगे तो उससे जो गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगी, वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, 1 by 1 करके निकलेगा ना। तो कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस समझ में आ रहा है ना। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये जो लाइट हमारे तक आ रही है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है या डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा लग रहा है तुम लोग यार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में मतलब ये कि ये जो लाइट भी आ रहे ना हमारे तक, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे गन से मान ले यार बुलेट निकल रहा है, गोली निकल रहा है ना एक एक करके, उसी तरह से इस सोर्स से भी हमारे तक लाइट 1 by 1 पार्टिकल के फॉर्म में पहुंचता है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में पहुंचता है, समझ रहे हो। और ये जो छोटा छोटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हमारे तक पहुंच रहा है ना, उसी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही नाम दिया गया क्वांटम, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई भी लाइट एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, मान ले इस सोर्स की हम बात करें तो इसने लाइट को एमिट किया और मैं क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया मान लो। तो उसने एमिट किया तो एमिट किस फॉर्म में किया, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में? डिसकॉन्टिन्यूअस। और मैं एब्जॉर्ब भी कर रहा हूं तो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, 1 by 1। यानी वहां से ऐसा समझ लो भाई, वहां से बुलेट निकल रहा है और हम उसको खा रहे हैं। खाने का मतलब मेरे शरीर में आ रहा है तो 1 by 1 आ रहा है, कुछ इस तरह से, मतलब कि सब कुछ चल रहा है। देखिए यार दिखता नहीं है, केमिस्ट्री इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब दिख कुछ नहीं रहा लेकिन हम लोग उस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। पहले ये बताए थे ना, तो यार साइंस इसी चीज़ का नाम है। हमें दिख नहीं रहा भाई कि वहाँ से लाइट, हमें तो ऐसा लग रहा है लाइट कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, हमें तो कोई ब्रेक तो दिख नहीं रहा। ऐसा तो नहीं भाई लाइट कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, वो तो यार कॉन्टिन्यूसली हमारे पे पड़ रही है।
लेकिन एक्चुअली यदि हम ज़्यादा डेप्थ में जाकर देखेंगे तो फिर वहाँ से लाइट जो है 1 by 1 करके आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है। और इसको सबसे पहले किसने सेट दिया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम क्या होता समझ में आ गया ना? यानी लाइट सोर्स से जो लाइट के पार्टिकल्स है ना, सिंपल यही समझ सकते हो, लाइट का जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटम। और उस पैकेट का भी, उस पार्टिकल का भी अपना एक एनर्जी होता है, और वो एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी बताया जा सकता है। और उसके लिए जो फार्मूला दिया गया था, एक पैकेट का एनर्जी जो होगा वो इक्वल टू h इंटू एफ। यानी जो हर सोर्स का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे लाइट है तो वो क्या है? एक वेव भी तो है, वेव नेचर भी तो शो करेगा। तो हर एक चीज़ का अपना वेव नेचर है, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी से लाइट एमिट कर रहा होगा, तो जो एनर्जी होगा वो उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। और यदि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ से कांस्टेंट आएगा, जिसको अब प्लैंक्स ही इस थ्योरी को दिया था भाई, तो अपने नाम पे ये कांस्टेंट रख दिया। कोई भी चाहेगा ना भाई मेरा नाम अमर हो जाए, तो भाई उसने अपना नाम डाल दिया कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया अमर। तो इस तरह से h इंटू एफ, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू तुम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको केवल केमिस्ट्री में ही नहीं फिजिक्स में भी पढ़ना है। यूनिट जूल सेकंड कैसे आया? तो देखो यार, हमें h का यूनिट बताना है ना। h का यूनिट कैसे बताएंगे? E बाय एफ इक्वल टू क्या? h इक्वल टू क्या लिखेंगे? E बाय एफ। ई का है तो एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। और ऐसा सेकंड के टर्म में बोले तो सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड इनवर्स को यदि ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो जाएगा ना। तो इसीलिए h का यूनिट क्या होगा? जूल सेकंड। ये भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि यार h का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिए क्या यूनिट होता है? जूल सेकंड। तो यहाँ पे जो हम लोग इक्वल टू एच एफ कर रहे हैं, ये एक फोटोन या एक क्वांटम का एनर्जी है। अब वहां से कितना फोटोन निकल रहा है ये हमें अभी नहीं पता। यदि मान लो n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहा है तो टोटल वहां से कितना एनर्जी एमिट हुआ, कैसे बताएंगे? तो एक फोटोन का एनर्जी एच एफ है। यदि n नंबर ऑफ फोटोन्स, n नंबर ऑफ क्वांटम्स निकल रहा है तो हम लोग ऐसे में क्या कर देंगे? इक्वल टू n इंटू एच एफ। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कि जो एनर्जी एमिट, कोई सोर्स एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब कर रहा होता है तो वो कॉन्टिन्यूसली नहीं, डिसकॉन्टिन्यूसली करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। और लाइट के केस में इसी क्वांटम को क्या कहा गया? लाइट के केस में हम लोग इसी को फोटोन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? कि एनर्जी जो होता है ऑफ ईच क्वांटम, देखो यार क्वांटम और एक और टर्म यूज होता है क्वांटा। तो क्वांटम और क्वांटा क्या है? जस्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। कहीं आप लोगों को दिखेगा ये चीज, ये क्वांटम है और एक क्वांटा होता है, यह प्लूरल फॉर्म है। और एक फोटोन होता है, ये 3 टर्म, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। फोटोन कब हम लोग यूज करेंगे? लाइट के केस में जब हम बात करेंगे तो फोटोन बात करेंगे। और लाइट का मतलब कौन सा लाइट? विजिबल। बाकी गामा रेज, एक्सरेस, ये सब के केस में हम लोग क्वांटम, क्वांटा ये सब यूज करेंगे। क्वांटा क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होता है? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी, मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और कांस्टेंट यहाँ पे लाएंगे तो एच एफ, एच क्या हो जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, हुज वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यूनिट इज जूल सेकंड। और याद रखने के लिए आप अप्रॉक्स में ये भी याद रख सकते हो, एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। अब देखो यार, प्रॉब्लम बनाने के लिए जब प्रॉब्लम आएगा तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप क्या करोगे? 6.63 मत लेना, ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन से यदि काफ़ी दूर दूर है तो ऐसे में आप लोग 6.63 को 6.6 इंटू 10⁻34 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? ऑप्शन मान लो काफ़ी दूर है, एक 100 है, दूसरा 150 है, तीसरा 250 ऑप्शन है, तो ऑप्शन में के बीच में काफ़ी डिफरेंस है ना। तो ऐसे में आप एच का यही वाला अप्रॉक्स वैल्यू ले लो। आपको तो समय बचाना है ना एग्जाम में, तो आप 6.6 लोगे तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा भाई। तो इसीलिए उतना कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू को लेकर ही हम हमेशा कैलकुलेशन करें। आपको समय बचाना है, जल्दी क्वेश्चन करना है।
तो इस तरह से भी ये वैल्यू भी लेके कर सकते हो, ठीक है। तो ये गया। और n नंबर ऑफ, सुन लो, n नंबर ऑफ फोटोन्स रहा तो n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, n इंटू एच एफ। एक फोटोन का एनर्जी एच एफ है, n फोटोन्स का एनर्जी n इंटू एच एफ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो चलो यार, अब इसमें कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो नोट कर लो। चलो यार देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हमें एनर्जी बताना है कितना फोटोन्स का, 1 मोल फोटोन्स का, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। एनर्जी 1 मोल फोटोन का बताना है, बहुत ही सिंपल है। एनर्जी एक फोटोन का क्या होता है, h × f। अब हमें एक फोटोन का एनर्जी नहीं बताना है, कितने फोटोन का एनर्जी बताना है, 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन कहे तो कितना, 6.022 × 10⁻23 फोटोन्स का एनर्जी बताना है। तो एक फोटोन का एनर्जी यदि इतना है तो एनर्जी ऑफ n फोटोन्स, 1 मोल फोटोन कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ, स्टार्ट तो कर दिया ना वीडियो, हाँ, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6, एक काम करते हैं 6.002 को 6 × 10⁻23 लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। इनटू h का वैल्यू कितना लिख दें, 6.6। देखिए कैलकुलेशन के लिए आप लोग h को 6.6 ही पुट करोगे, कैलकुलेशन करना होगा तो h का वैल्यू क्या पुट करोगे, 6.6 ही पुट करोगे। और इंटू 10 का पावर क्या होता है बताओ, -34। इंटू फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है, बताओ जल्दी, 5 × 10⁻40। तो इस तरह से एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, 6 × 6.6 × 5, ये 3 वैल्यू, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, इधर 6.6 और इधर 10 का पावर कितना मिल रहा है, 23 और 14 पहले ऐड कर दो, 37 में 34 गया, कितना बचा, 3 बचा, सही है ना, क्लियर। अब ये 30 और ये 6.4, ये यदि पॉइंट हटाएंगे तो यह उड़ जाएगा, उड़ गया। तो एनर्जी इक्वल टू क्या मिला यहाँ से, 3 6 18, 3 6 18 19, 198 × 10 का पावर 3। और यूनिट क्या आएगा एनर्जी का बता दो, जूल। और यदि 10 का पावर 3 को हम किलो जूल में यदि लिखना चाहे तो 198 किलो जूल भी बोल सकते हैं। 10 का पावर 3 यहाँ से उड़ा दिया तो किलो जूल बन गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया सभी को? यस सर, नो सर? यस सर। चलो यार आप नोट कर लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले सुन लो सभी लोग ध्यान से। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। देखिए कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है और वो सोर्स ऑफ लाइट क्या कर रहा है, अच्छा जो लाइट है वो 100 वाट बल्ब है, सोर्स क्या 100 वाट बल्ब। 100 वाट बल्ब का क्या मतलब हुआ, 100 वाट बल्ब का मतलब क्या हुआ, 100 जूल पर सेकंड। तुम लोग पीछे से बोलो यार, 100 जूल पर सेकंड। अब ये 100 जूल पर सेकंड का क्या मतलब है, वेरी गुड यार, वेरी गुड वैष्णवी। इसका मतलब ये हुआ कि 100 जूल एक सेकंड में एनर्जी रिलीज कर रहा है बल्ब, ये मतलब हुआ इसका। एक सेकंड में कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, 100 जूल। तो हमें ये तो पता है यार, मान ले जस्ट कि यही हमारा 100 वाट बल्ब है और ये बल्ब का वाट 100 वाट है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे एमिट कर रही है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, वेरी गुड यार, तुम लोग को तो बहुत कुछ आता है। हाँ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि एक ही फ्रीक्वेंसी वाला लाइट एमिट कर रही है। ऐसा नहीं कि इस बल्ब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा है, ऐसा नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट निकलेगा। मतलब यहाँ से यदि 100 फोटोन्स निकला तो सभी फोटोन्स का फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाला है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन्स निकल रहा है। अब हाँ, जो लाइट का वेवलेंथ है ना वो दे दिया गया है 400 नैनोमीटर। आपको बताना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट पर सेकंड बाय द बल्ब, यानी उस बल्ब के द्वारा एक सेकंड में कितना फोटोन्स एमिट हो रहा है ये बताना है। हमें दिखता है क्या कि इस बल्ब से फोटोन निकल कर आ रहा है, हमें तो बस यार लाइट दिखता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, फोटोन्स के फॉर्म में आ रहा है, क्वांटम के फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमें दिखता, लेकिन हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो ना, बस केमिस्ट्री है यार, दिखता नहीं है लेकिन हम लोग को सब कुछ कैलकुलेट। पानी में कितना भाई हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स है पानी बॉटल में, दिख रहा है क्या, लेकिन तुम लोग को सिखा दिया ना,
हाँ, तुम लोग बता सकते हो यार इतना वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें इतने हाइड्रोजन के आइटम है, इतने ऑक्सीजन के आइटम्स है, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, इतने न्यूट्रॉन, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, पी रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घटक जाते होंगे थोड़े ही समय में। इसी तरह से यार यहाँ से फोटोन निकल रहा है, कितना सारा फोटोन हम एब्जॉर्व कर रहे हैं पर सेकेंड। चेक करते हैं यार कितना फोटोन्स यहाँ से निकल रहा है। तो देखो 100 वाट का मतलब हो गया 100 जूल पर सेकेंड। हमें 1 सेकंड में ही बताना है कितना फोटोन्स निकलेगा। तो देखो यार पहले ये बताओ 1 सेकंड में कितना एनर्जी ये रिलीज कर रहा है? 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। यदि एनर्जी 100 जूल कर रहा है और हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है? फोटोन्स बताना है, मतलब एन का वैल्यू बताना है। एन इंटू एच एफ लिख सकते हैं ना। अब एनर्जी क्या लिखेंगे ये तुम लोग बता दो, कितना एनर्जी एमिट हो रहा है वहां से? 100 जूल, तो यहाँ 100 लिख दिए। एन का वैल्यू क्या लिखेंगे? एन ही तो फाइंड करना है। एच का वैल्यू क्या लिखेंगे? वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या लिखेंगे? अब बताओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है क्या? क्वेश्चन में तो नहीं दिया है फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। वेरी गुड यार, बोल तन्वी। वेरी गुड, शाबाश तन्वी। फ्रीक्वेंसी इक्वल, फ्रीक्वेंसी तो हमें नहीं पता लेकिन वेवलेंथ तो पता है। अब वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को चलो यार लिख देते हैं सी बाय लैम्डा। अब बताओ यार हमें क्या नहीं पता? सी नहीं पता है क्या? पता है ना क्या वैल्यू होता है सी का? 3 × 10⁸। लैम्डा का वैल्यू क्या लिखेंगे? लेकिन वो तो नैनोमीटर में है, हम तो सभी यूनिट ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हैं। तो लैम्डा को क्या लिखना होगा? 400 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? -9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो यार अब क्या कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। n इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, सी के जगह पे 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय में लैम्डा 400 नैनोमीटर, दैट इज। तो यहाँ से n का वैल्यू हमें निकालना है। चलो 100 इधर, ये 400 भी ऊपर आएगा, 10⁻⁹ यहाँ पे आया, बाय में क्या आ जाएगा? 6.6 इंटू 10⁻34 और 8, -34 -8 कितना होगा? -20। हाँ चलो ये 4 इंटू कितना हो गया? 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4 यहाँ से और -9 प्लस 4 माइनस, सही है ना? सही है ना? देख ले यार 10 का पावर 4, यहाँ 100 इंटू 400 को 4 इंटू 10 का पावर 4 लिखेंगे, -9 है तो केवल -5 बचेगा, इधर 6.6 इंटू 10 का पावर -26। तो यहाँ से 4/6.6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? ये 20, ये ऊपर जाएगा तो +26, अब -5 लगा है तो 21 ही बचेगा। अब ये 4/6.6 का वैल्यू कितना आता है आपको बताएगा? ये अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगा यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, 2.01 इंटू 10 का पावर 20 फोटोन्स आ जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग कि क्या आएगा? 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन्स। मतलब समझ सकते हो यदि ये 100 वाट बल्ब होता और यदि ये 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट एमिट करता तो 1 सेकंड में कितना फोटोन एमिट क्या होता? 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन्स एमिट क्या होता? हमें दिख तो नहीं रहा लेकिन हम उतने 1 सेकंड में उतना फोटोन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो उतना एमिट कर रहा है। समझ रहे हो ना? चलो यार, तो अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला जो था प्रॉब्लम देख लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट आप लोगों को दे देंगे शीट पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? मैं भी आज ही दे तुम लोग को जेरोक्स।